गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको दिख रहा है हम लोग डुअल नेचर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेमेस्टर 2 आ चुका है। सो वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। मैं आपको आज सीबीएसई जो सेमेस्टर 2 के जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियो डाल रहा हूं आजकल, जिसमें कि ये टॉपिक है डुअल नेचर। डुअल नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। अगर आप इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो 2 ही 3 फॉर्मूले हैं, इसी में पूरा चैप्टर घूमता रहता है। तो बच्चों बिंदास मजा लेना है और सीखते रहना है। ऑनेस्टली पढ़ो, ऑनेस्टली सीखो, फिर देखो कैसे मार्क्स आते हैं। फैंटास्टिक। तो बच्चों हमारे पास है एक क्वेश्चन, देख लो आप। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये फ्रीक्वेंसी है। एक्सप्लेन विच मेटल हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, यहां बोला गया है एक्सप्लेन विच मेटल हैज ए स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग कर चुके हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन सो दैट इट कैन स्ट्राइक एंड ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल। हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है। देखो थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है कम से कम जिससे हमारा काम चल जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी यहां से मिलेगा मुझे, बिल्कुल। इसके आगे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती जा रही है ना। यह है मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेटल P के लिए। यहां पे मान लो इस पॉइंट पे आ गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इस पॉइंट पे चले गए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इस पॉइंट पे चले गए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ये तो बढ़ती जा रही है। तो मिनिमम क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी मिनिमम है P के लिए। और Q की बात करें तो यहाँ वाला फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। बट Q का जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम वाला, वो P के मिनिमम से ज़्यादा है। एक्सप्लेन विच मेटल है स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब जो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है? C/λ होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो जाए तो लैम्डा कम हो जाएगा, या फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इन्वर्सली का तो यही मतलब होता है, एक कम तो दूसरा ज़्यादा। तो यहाँ पे हमसे मांगा गया है, क्या मांगा गया है? विच मेटल हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को कम होने के लिए फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लो आगे की ओर क्या है? Q की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ P। इसका उल्टा रिलेशन होगा वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ ऑफ Q विल बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ P। तो Q का वेवलेंथ कम हो गया, हमको मालूम पड़ गया। तो ये पार्ट 1 तो आपका हो गया। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और वेवलेंथ कौन सा? इंसिडेंट रेडिएशन वाला वेवलेंथ। बहुत सारे बच्चों को ना फॉर्मूला का मतलब ही नहीं पता है, इस चीज़ को अप्लाई कैसे करें नहीं पता है। तो आज सीख लो बच्चों। हम लोग के पास एक इक्वेशन है, hν क्या होता है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, आने वाला फोटोन, इज इक्वल टू व्हाट? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने अलग से वीडियो भी बना रखा है, इसमें थ्योरी ही थ्योरी है, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। और यहाँ बोला कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखना है बच्चों, स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी है ना। इस चीज को मैं इधर ले गया तो ये इक्वेशन मिल गया। अब स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? ये इसकी बात हो रही है, P की होगी या Q वाले की होगी? Q में आप देख लो इसकी जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू P। ठीक है, सेम वेवलेंथ, 2 मेटल हैं। इस मेटल P पे hc/λ वाला लाइट दिया गया है और इधर भी सेम लाइट दिया गया है hc/λ। दोनों पे सेम लाइट दिया गया है, यानी कि hν का जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो hν को मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट।
कांस्टेंट को कैसे के से डिनोट कर देते हैं, माइनस ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका वर्क फंक्शन भी कम, यानी कि वर्क फंक्शन ऑफ P विल बी लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ Q, है ना। तो अगर हम P और Q को इस इक्वेशन के लिए जरिए कंपेयर करें तो ये वाला फैक्टर Q के लिए ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव पोर्शन ज़्यादा हो जाए तो ये वाला पोर्शन तो कम हो जाएगा, यानी कि Q के लिए काइनेटिक एनर्जी स्मॉल। सेकेंड का आंसर होगा दिस मेटल क्यूब हैज स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, इजी है, ध्यान से देख लो आप लोग, और बिल्कुल कॉमन सेंस भी है। ठीक है, सो क्यू मेटल हैज ए स्मॉलर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि Q के लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा हो गया, वर्क फंक्शन का नेगेटिव पोर्शन है ना ये, तो नेगेटिविटी अगर ज़्यादा हो रही है यानी कि ये फैक्टर कम हो रहा है, माइंड इट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड मेटल P इज डबल्ड, हाउ विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने की बात हो रही है, जबकि हमने यहाँ देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन डिस्टेंस सोर्स एंड मेटल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर चेंज होता है सोर्स और मेटल के बीच में तो इंटेंसिटी में फर्क पड़ सकता है। क्यों फर्क होता है? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्टेंस का इन्वर्सली रिलेशन होता है आर स्क्वायर। यहां पे पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर यहां बड़ा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी और पोटेंशियल का कोई लेना देना ही नहीं है, सो नथिंग विल चेंज फॉर द पोटेंशियल। ये आप लिख सकते हो बच्चों, और डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में जाके डाउट भी पूछ सकते हो। इसको प्लीज नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज F0, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 गिवन है। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2F0 इज इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट आ गया है। द मेटल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज V1, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज V1। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन 5V0 हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी V2 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ V1 एंड V2। फिर से वही इक्वेशन आ गया बच्चों, सेम इक्वेशन अराइजेस। ये है इंसिडेंट रेडिएशन 2F0, H इंटू 2F0 इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया वर्क फंक्शन हो गया H म्यू नॉट, H इंटू फ्रीक्वेंसी नॉट। वर्क फंक्शन तो यही होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज वर्क फंक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इस इक्वेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, इसी इक्वेशन को हम लोग पहले लिखते थे ना, h इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही तो है, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 2F0 गिवन है, तो इसकी जगह आ गया 2F0 एज पर द क्वेश्चन। और वर्क फंक्शन क्या होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी नॉट, और काइनेटिक एनर्जी तो हम सबको पता ही है ना, हाफ mv² होता है। तो मैंने कुछ नया चीज़ नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने उसमें वैल्यूज को डाल दिया। चलो अच्छी बात है, दिस इज इक्वेशन 1। इसे हटा देता हूँ, इसका यहाँ कोई यूज नहीं है फिलहाल। दूसरी बात, यह है केस नंबर 1। When the frequency of the incident radiation is increased to 5F0, अब मैं लिखूंगा H इंटू 5F0। वर्क फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फैक्टर होता है, वो सेम रहेगा। वेलोसिटी चेंज हो गई, हाफ m v2 का स्क्वायर लिख लेंगे, ये हो गया। देखो बच्चों, एक ही इक्वेशन को 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ 2 इंफॉर्मेशन है। तीसरा होता तो तीसरा इक्वेशन भी लिख देते, लेकिन तीसरा है नहीं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा,
2HF0 माइनस ऑफ HF0 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा HF0 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। इसको भी इधर ले जाओ तो आपको मिल जाएगा 4HF0 इज इक्वल टू हाफ mv2 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही मजेदार इक्वेशन है। इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, HF0 कट गया, ये 1/4 बच गया, m/2 कट गया, ये v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर हो गया। तो v1/v2 मुझे क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। है ना बच्चों मजेदार, आसान। इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है। हाँ, देयर आर टू, सोचते हैं 2 क्वेश्चन है बच्चों, 1 एक टाइम में कर लेंगे। नंबर्स पे नहीं जाना, रैंडम नंबर सही है, मैंने किसी बुक से लिया है, तो इसको देखना है, नंबर को नहीं देखना है, क्वेश्चंस को देखना है। देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ लाइट ईच इमिटिंग विथ अ पावर 100 वाट। वन इमिट्स एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड दी अदर विजिबल लाइट एट, यानी कि 2 लैम्डा गिवन है मुझे, पावर भी गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स एक्स-रेज टू द नंबर ऑफ विजिबल ऑफ द गिवन वेवलेंथ। नंबर ऑफ फोटोन्स का रेशियो मांगा गया है एक्स-रेज के लिए और विजिबल लाइट के लिए। तो यहाँ पे 2 केस है मेरे पास, एक तो एक्स-रेज है, दूसरा क्या है, विजिबल लाइट है। तो पावर की बात हो रही है। देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ लाइट ईच इमिटिंग पावर दिस, वन इमिट एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ दिस एंड द अदर इमिटिंग दिस। तो जब एक्स-रेज की बात होगी तो मैं क्या लिखूंगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो बेसिक इक्वेशन होता है पावर का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी की बात करेंगे तो एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, 2 फोटोन की एनर्जी क्या लेंगे, 2h न्यू, 3 फोटोन्स 3h न्यू, n फोटोन्स nh न्यू। राइट, यही तो काम करना है हमारे को, तो कर लेते हैं, घबराना क्या है। तो हम लोग को मिल जाएगा n1 ले लेते हैं h न्यू अपॉन टाइम। इसके लिए विजिबल के लिए क्या लेंगे, पावर n2 h न्यू बाई टाइम। अब हमें n1 n2 फाइंड करनी है। वेवलेंथ अलग अलग है, पावर हो गया 100, n1 पता नहीं। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है, 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर। टाइम को टाइम रहने देते हैं, फिलहाल नैनोमीटर में रख रहा हूं, ध्यान रखना है। दूसरा पावर, ईच इमिटिंग पावर, पावर सेम है कह रहा है, n2 हो गया, यहाँ hc बाई लैम्डा 500 नैनोमीटर है। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों पावर सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। राइट, इक्वेट कर देते हैं दोनों को। तो क्या मिलेगा मुझे, n1 hc बाई t इज इक्वल टू n2 hc बाई 500t। देखो इस केस में आप बोलोगे कि हमने नैनोमीटर को क्यों नहीं चेंज किया मीटर में, कर दो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नैनोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁹ लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 10⁻⁹ लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 10⁻⁹, यहाँ भी 10⁻⁹। लेकिन इस तरह के केसेस में कट जाते हैं तो मैंने लिखा ही नहीं था। चलो काट देते हैं। अब टी भी गया, hc भी गया, तो मुझे क्या मिल गया, n1 इज इक्वल टू n2 अपॉन 500 और आई कैन से n1 अपॉन n2 1/500। ये मिल गया। ठीक है, तो रेशियो मुझे फटाफट मिल गया बिना कुछ चिंता किए। तो प्लीज इसको नोट कर लो बच्चों। आगे करते हैं 35 क्वेश्चन। इसे हटा देते हैं, धीरे धीरे कर लो बच्चों, आराम से कर लो। वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, देख सकते हो बार बार, ये फायदा है आजकल वीडियोस का। हाँ,
थक गया बोल बोल के, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ पावर 5 मिली वाट है ये। स्मॉल m जहां लिखा होगा मिली, मिली का मतलब डिवाइड बाई 1000, यहां हम लोग करेंगे 5 डिवाइड बाई 1000। चलो अच्छा है, बढ़िया है। 8 इंटू 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड लाइट सोर्स इतना इमिट करता है। दिस लाइट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन 2 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। बताइए, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाइंड करनी है तो क्या करें? बताओ बच्चों क्या करें? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी गिवन है। देखो यहां पर इस पूरे चैप्टर में डुअल नेचर में फॉर्मूला ही कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फॉर्मूला लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दो हैं, 12 13 नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं ना, V इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो फॉर्मूले हैं जो बार बार मिलते हैं, बार बार मिल जाते हैं। तो पावर की बात हो रही है, पावर n टाइम्स एनर्जी अपॉन T, यही तो होता है पावर। ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 5 मिली वाट, 5 डिवाइड बाई 1000, 8 इंटू 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, यानी कि पूरी n/t की वैल्यू गिवन है, पूरी n/t की वैल्यू गिवन है। 8 इंटू 10⁻15, यहां लिख लो 8 इंटू 10⁻15। ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कैलकुलेशन है और तो कुछ है नहीं ज़्यादा। h को क्या बोलते हैं? एनर्जी ही तो बोलते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये t यहाँ नहीं रहेगा बच्चों, t के लिए ही पूरा का पूरा n/t ही गिवन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ h न्यू इज इक्वल टू 5/8, और क्या करें हम लोग, ये 10⁻18 इंटू कर दो 10⁻−18, है ना। ये इस साइड आ गया तो माइनस में चला गया पावर, ये आ गया एनर्जी। इसको लिखते हैं हम लोग वर्क फंक्शन फाइंड करने। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क फंक्शन, यही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, h तो आ गया मेरे पास, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो गिवन ही नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। कौन आ गया यार? स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी के मैं लिखूंगा V और E लिखूंगा। 1 मिनट बच्चों, कोई आया है? हाँ बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, गेट भी खोलना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यानी कि यहाँ 2 वोल्ट डाल देते हैं वैल्यू। 5/8 इंटू 10⁻−18 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 2 वोल्ट, और ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन, है ना। तो ये हो जाएगा 3.2 10⁻19। इसको इधर ले जाते हैं। 5/8 क्या होता है? 8 6 जा 48 होता है, 8 2 जा 16, 0.62 होगा इंटू 10⁻−18 माइनस, ये पूरा उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.32 इंटू 10⁻−18 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। बढ़िया है। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻−18 वर्क फंक्शन। ये जूल में आएगा बच्चों। वर्क फंक्शन का एनर्जी ही तो है, तो जूल में आ जाएगा, नो टेंशन। ठीक है, बिंदास सॉल्व कर लिया हमने। इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। कोई भी डाउट है तो बिंदास बता दो मुझे कमेंट सेक्शन। हाँ, ये करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था ये CBSE में। इसको एक बार देखो, अच्छे से पढ़ो एक बार। है तो बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन ग्राफ को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे ये क्या ग्राफ है, ऐसा ग्राफ तो कभी देखा ही नहीं है। बड़ा ही टेंशन वाली बात है कि ऐसा कुछ किया नहीं है हम लोगों ने। बच्चे ऐसा समझते हैं, किया तो है ही। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चंस पे आप ध्यान दो
तो हमें पता है फैक्ट्स, उसी फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। द गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है? करंट है विद द अप्लाइड वोल्टेज V फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स एंड फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ध्यान देने वाली बात है, टू डिफरेंट मटेरियल्स एंड टू डिफरेंट इंटेंसिटीज। हम लोगों ने ग्राफ किया था इंटेंसिटी वाला, उसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी जो जिसका इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे जो सैचुरेशन करंट है, मैक्सिमम करंट है, वो सेम हो जाता है अगर इंटेंसिटी सेम हो, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में रिलेशन तो है। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द पेयर ऑफ कर्व्स that corresponds to the different materials but same intensity of incident radiation। ठीक है, मटेरियल क्या होगा? डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, एक आयरन हो सकता है कॉपर हो, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का है, बट ऑफ सेम इंटेंसिटी। तो हमें इस ग्राफ में खोज के बताना है कि मटेरियल तो दो अलग हैं लेकिन सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन उस पर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब इंटेंसिटी जब सेम होगी तो करंट भी सेम होगी, तो ये करंट ही तो है। अब देख लो, ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 3 यहां आके मीट कर गए दोनों, है ना। दिस इज दी सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट के लिए दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के लिए जो इंटेंसिटी है वो सेम होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल इसलिए क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे हो अलग अलग है। जब मटेरियल सेम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो सेम होगा, लेकिन यहां पे अलग है, यानी कि 1 और 3 का मटेरियल तो अलग है लेकिन इंटेंसिटी सेम है। तो ये ग्राफ जो होगा इसके लिए वो हो जाएगा 1 और 3। सिमिलरली 2 और 4 के लिए भी होगा, क्योंकि इनका भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग है लेकिन इनका जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है। तो डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम मटेरियल। देखो 2 और 3 इसका भी आंसर आ गया। पहले का दो ग्राफ पहचानने थे, दो अलग अलग मटेरियल के हैं, तो 1 और 3 का मटेरियल अलग है लेकिन इंटेंसिटी सेम है। सेम 2 और 3 के लिए भी है, अलग अलग मटेरियल का है पर इंटेंसिटी सेम है। वो हम लोगों ने पहचान लिया जब ये ग्राफ दोनों मीट कर रहे हैं फॉर ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए जब ग्राफ सेम हो जाए दैट मीन्स दोनों की इंटेंसिटी सेम है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर इधर लिख लेते हैं। डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम मटेरियल, राइट। डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम मटेरियल। तो यहां पे क्या है देख लो, दोनों की ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। दैट मीन्स 1 and 2 and 3 and 4 having same material, having same material, but 1 का ग्राफ करंट में ऊपर चला गया और 2 का ग्राफ करंट में नीचे आ गया। मटेरियल तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ये है चक्कर, डिफरेंट इंटेंसिटी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा? जिसका मटेरियल सेम होगा उसका याद करो, आप लोग ध्यान में रख लो, इस चीज को नोट कर लो अगर नहीं आता है तो। सेम मटेरियल है का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। यूजिंग द ग्राफ शोन इन द फिगर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ग्राफ किसका है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करने को बोला गया यूजिंग दिस ग्राफ।
तो करना तो पड़ेगा बच्चों। वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन इस केस में बोला गया है तो आपको करना पड़ेगा। क्या करें, न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं, बोर्ड में ऐसी चीज़ें हैं तो हमारे को करनी पड़ेंगी। तो जब भी ग्राफ के लिए जब क्वेश्चन बोला जाता है बच्चों, तो हमारे को इक्वेशंस मालूम होनी चाहिए, है ना, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखना बच्चों, हम लोगों को बार बार एक ही इक्वेशन लिख रहे हैं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लिखते हैं बार बार। और क्या लिखते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी होता है V इंटू ई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ही रिलेट करना है, तो इस चीज़ को आप यहाँ डाल दो तो क्या मिलेगा, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस VE। बढ़िया है। सो एच न्यू वर्क फंक्शन क्या होता है, एच म्यू नॉट होता है, VE होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच बाई ई इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस एच बाई ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू V। ये इक्वेशन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिराइव करने को भी आ सकता था एग्जाम में कि डिराइव दिस रिलेशनशिप, तो बस इन्हीं दोनों से तो है। देखो छोटे मोटे डेरिवेशन बहुत हैं डुअल नेचर में, 2 ही 4 फॉर्मूले उसी में घूमते घूमते रहते हैं, वो उसी से एक ये बन गया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस, और फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम सबको मालूम है। वैसे स्ट्रेट लाइन का भी वीडियो बन चुका है, जो बच्चे देखना चाहें देख सकते हैं। एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे आपको, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। जिसको नहीं आता है वो, जिसको आता है वेल एंड गुड है। तो x के साथ जो क्वांटिटी है ये तो स्लोप होता है, और mx के साथ जो क्वांटिटी है वो c बोलते हैं, कांस्टेंट होता है वो, इसको y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं बच्चों, c को। सो बी केयरफुल। तो हम लोग स्लोप की मदद ले सकते हैं, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, h बाई ई होगा स्लोप। बढ़िया है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। x यहाँ पर कौन है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो x के साथ जो भी चीजें होती है वो m होता है, और m क्या होता है, m स्लोप ही तो होता है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, h बाई ई होगा। तो किसी भी लाइन को अगर मुझे 2 पॉइंट मालूम है तो आई कैन फाइंड द स्लोप। शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मैथ्स वाला फॉर्मूला जो मैथ्स में हम लोग ने सीखा है, स्ट्रेट लाइन में सीखा है, स्लोप को फाइंड करना। वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होता है। यानी कि मुझे 2 पॉइंट चाहिए स्लोप फाइंड करने के लिए, x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर 14, 0, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। और यहाँ का पॉइंट क्या होगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 14, 1.23 है, 1.23 वोल्ट मिल गया ना, x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 इंटू 10 टू द पावर 14, यही आएगा x2 माइनस x1। ये मुझे मिल गया स्लोप, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है, 41 ही होगा ना, यस। 0.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, है ना, स्लोप आ गया। दैट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन h अपॉन ई। ई क्या है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। क्या पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई, बड़ा आसान है, ये तो आप ही कर लो, कौन पचड़े में पड़े। नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
यह देखिए ग्राफ ऑफ ए फिगर ऑफ द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ये भी आ चुका है बच्चे एग्जाम में। विथ करेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंस्टेंट रेडिएशन विथ फिजिकल पैरामीटर केप्ट कांस्टेंट फॉर द 3 कर्व्स। 3 कर्व्स के लिए कौन सा फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट है बताइए। अब देखो तीनों जाके मीट कर रहे हैं ना यहाँ पे, यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो सेम है। ठीक है, इंटेंसिटी सेम होने से ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है बच्चों। सो पहला का आंसर तो मिल गया, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। इंटेंसिटी विच फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट। अब देख लो ग्राफ जो ये एक्स एक्सिस वाला है वो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है ना। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल से घबराना नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है वो। सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे हो किसके लिए है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बिकम मोर नेगेटिव। देख लो पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 इज द हाईएस्ट, देन फ्रीक्वेंसी 2 एंड देन फ्रीक्वेंसी 3, है ना। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऐसे ही होता है बच्चों। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग और इट बिकम्स मोर नेगेटिव। ये तो बड़ा आसान था। ये देखो ये क्या आगे तो हम लोग कर चुके हैं, दोबारा कहाँ से आ गया ये, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमें सीखना है काम और बिंदास करना है। इस सेमेस्टर 2 को 4 डालना है। जो भी डाउट हो बिंदास बोलो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई किड्स। हैव ए गुड लक, हैव ए नाइस डे। हाँ बच्चों 2 क्वेश्चन और करने हैं अभी हमें, तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। छोटे छोटे डेरिवेशंस बहुत हैं डुअल नेचर में और एटम्स में, सो बी केयरफुल। तो शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा विद द वोल्टेज वी थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है फ्रॉम रेस्ट। तो लैम्डा और पोटेंशियल में हमारे को रिलेट करना पड़ेगा। तो लैम्डा और पोटेंशियल को कैसे रिलेट करें। हमारे पास मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, है ना। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यहीं से मिला था हमें। पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको हम लोग पोटेंशियल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, जैसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला उठा लूंगा 2ve/m अंडर रूट। इस वेलोसिटी को मैं मोमेंटम में डाल सकता हूं ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, दिस वन। और वेलोसिटी मेरे पास है 2ve/m इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mve। 2mv ये मुझे मिल गया। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज अ कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट। यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट वोल्टेज। तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या आया, रिलेशनशिप ये आ गया, इन्वर्सली रिलेटेड रूट का। तो इसका ग्राफ तुम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे ड्रॉ करें ग्राफ, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। अब ध्यान से देखो, ये है इन्वर्सली रिलेटेड, ये है लैम्डा और ये है v। सो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना। इसके लिए ग्राफ ऐसा बन गया, इसको नोट कर लो। दूसरा डेरिवेशन है, मैंने बोला था ना छोटे छोटे डेरिवेशंस डुअल नेचर में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन 2 ही 3 फार्मूला है तो सारे आपस में रिलेटेड है। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में हमारे को रिलेशन फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं, वापस फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप लोग ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डी ब्रॉगली वेवलेंथ
ऑफ इलेक्ट्रॉन एज फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगली की बात होगी तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे P इज इक्वल टू एच लैम्डा, सबसे पहले बार बार पढ़ते आए हैं, बार बार देखते आए हैं। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। सो ये 2K लिख सकते, 2 को इधर ले गए और m को नीचे ले आते हैं, 2K/m अंडर रूट दिस इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हमारे को मिल गया है, इसको हम लोग यहाँ डाल देंगे मोमेंटम वाले इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू वी, वी मेरे पास क्या है 2K/m, दिस इज व्हाट h/लैम्डा। ठीक है, तो हो गया काम खत्म। इसको अंदर ले जाएंगे तो ये m स्क्वायर बन के अंदर जाएगा ना, m स्क्वायर 2K/m h/लैम्डा, m और m कट। सो वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mk। ये मिल गया हमारे को वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप। इसका भी ग्राफ ऐसे ही पूछा जाएगा तो ये भी सेम आ गया, अंडर रूट ऑफ k, इसका भी ग्राफ सेम आएगा, लैम्डा और k, दिस वन। इजी है, फैंटास्टिक। इसको लिख लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन और करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, जब भी मल्टीपल चार्जेस की बात हो तो सबसे पहले हमारे को इनको आपस में जो रिलेशनशिप है चार्ज का और मास का, वो हमको मालूम होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है। तो चार्ज इसका अगर हम लोग Q ले लें तो ये 2Q होता है और ये Q होता है। ठीक है, और अगर मास की बात करें, मास का रिलेशनशिप भी मालूम होना चाहिए। मास ऑफ अल्फा, सबसे हेवी अल्फा होता है, उसके बाद प्रोटॉन होता है, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि सबसे जो लाइट है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट वन। और तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम दी गई है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल है, तो मैंने नाम दे दिया K। अब यहाँ बोला गया है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसके पास है, सबसे कम वेवलेंथ किसके पास है। तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप था हमने अभी अभी फाइंड किया था, है ना, अभी अभी किया था ना, ये वाला काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ, ये रिलेशनशिप काम आने वाला है। यानी कि लैम्डा एंड K आर इन्वर्सली रिलेटेड, दो काम आ गया ना। तो इस तरह की चीज़ें हमारे को कीप इट हैंडी, आपको काम आएगा। कुछ चीज़ें अगर ऐसा याद हो तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट अवे आंसर लिख सकते हैं। और डेरिवेशन की बात होगी तो डेराइव भी कर लेंगे। तो ये रिलेशन काम आने वाला है मुझे, लैम्डा इन्वर्सली रिलेटेड टू अंडर रूट ऑफ K, लैम्डा इन्वर्सली रिलेटेड टू अंडर रूट ऑफ K। लेकिन यहाँ पे बोला गया काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mk। अच्छा, यहाँ अब हम लोग m की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि K तो कांस्टेंट है, यहाँ मास की बात करेंगे। यानी कि लैम्डा इन्वर्सली रिलेटेड टू मास, दिस वन। K तो कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 2 तो खैर नंबर ही कांस्टेंट है। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा कौन है, अल्फा है, इज द हेवीएस्ट वन। तो लैम्डा जो होगा इसका सबसे लीस्ट होगा, यानी कि शॉर्ट होगा सबसे ज़्यादा। और सबसे लाइट कौन है, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट है, तो सबसे जो इसका वेवलेंथ होगा सबसे लॉन्गेस्ट होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये लॉन्गेस्ट हो गया हमारे लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की, इसको लिख लो प्लीज। 27 ट्राई करते हैं।
27। ध्यान से पढ़ना है बच्चों क्वेश्चन को पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन 0 है। ठीक है, इंसिडेंट लैम्डा, देखो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ तो बोला गया है वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी कि क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। सबसे इजी इक्वेशन आ गया, अब तो बहुत इजी हो गया, मतलब एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लेंगे। If the photoelectrons emitted from the surface have the de Broglie wavelength lambda 1, ठीक है, तो वहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके लिए हमारे को बोला गया है लैम्डा 1 है, तो मोमेंटम जो लिखेंगे P दैट इज H बाई लैम्डा 1। ठीक है, तो हमारे को लैम्डा और लैम्डा 1 में ये रिलेशनशिप डिराइव करना है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ना है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ mv², तो यहां से आ जाएगा 2k/m अंडर रूट, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गया, इस वेलोसिटी को यहां डाल दो, मास इंटू वेलोसिटी मीन्स अंडर रूट 2k/m h बाय लैम्डा 1। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड्स, दिया जाएगा 2km इज इक्वल टू h² अपॉन लैम्डा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे k क्या मिल जाएगा, h² अपॉन 4, h² अपॉन 2 है, ये 4 नहीं है, 2mk एंड दिस इज लैम्डा 1, ये मिल गया मुझे लैम्डा 1। एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, अब मैं k को यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ से लैम्डा 1 तो आ गया, k के लिए काम कर लेंगे, तो k इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 2 लैम्डा 1 अपॉन h², यहाँ डाल देते हैं 2 लैम्डा 1 और m भी है यहाँ पे, 2 लैम्डा 1 अपॉन h² m, लैम्डा 1 का स्क्वायर, ये मिल गया मुझे। तो आ तो गया बिल्कुल एग्जैक्टली वही, लैम्डा अगर हम लोग इक्वेट कर लें सॉरी, ये h² ऊपर है, दिस वन, और लैम्डा स्क्वायर नीचे है। थोड़ा गड़बड़ हो गया सेटिंग में, सेटिंग ठीक से कर लो, काम खत्म। यहाँ पर है लैम्डा 1 का स्क्वायर, है ना, और 2 भी इधर आ जाएगा 2, ये हो गया। ठीक है, इसके सेटिंग कर लेते हैं। तो h और h एक तो कट जाएगा, ये h गया, यहाँ h था ना, एक h ये कट गया, तो मेरे को मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 2mc लैम्डा 1 का स्क्वायर अपॉन h। यही तो लाना था मुझे बस। तो सारे जो डेरिवेशंस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज़।